कल दिलाई गई थी, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो लगातार बांटे जा रहे हैं। हालांकि देखो आमिर, हम लगातार दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं कि किसको कौन सा मंत्रालय मिल रहा है, किसको किस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और खासकर यहाँ पर सीसीएस की बात की जाए, जैसे कि तमाम जो बड़े मंत्रालय हैं, प्राथमिक तौर पर अगर देखे जाए, रक्षा की बात हो गई या फिर गृह मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, ये तमाम वो मंत्रालय हैं जिनको लेकर कहा जा रहा था कि बीजेपी ये किसी को देने वाली नहीं है। और जब तस्वीर अभी साफ हुई है तो इसमें यह भी दिखाई दे गया कि वाकई में बीजेपी इन जो मंत्रालय हैं, खासकर सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय टॉप के, ये अपने पास ही रखेगी, और वही हुआ भी। देखिए, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताइए पहले भी इस बात का अंदेशा जताया था कि जो मंत्रालय खासतौर पे आपको बताएं कि ये बहुत सोच समझ के दिए जाते हैं, क्योंकि इससे पूरी इकोनॉमी पर असर होता है, जिसमें आपका वित्त मंत्रालय किसके पास होना चाहिए, उसके लिए एक एक्सपीरियंस नेता चाहिए होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपने देखा कई बार उन्होंने बजट पेश किया है, तो वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण कंटिन्यू कर रही है वित्त मंत्री के तौर पर। इसके अलावा देखिए, राजनाथ सिंह एक सुलझे हुए नेता है, एक्सपीरियंस है काफी, उनको रक्षा मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा निर्मला एस जयशंकर विदेश मामलों के जानकार भी हैं, शिक्षित है, तो कहीं ना कहीं उनको भी इसका जो है मंत्रालय दिया गया। मनोहर लाल खट्टर जो है वो शहरी विकास और के मामलों के मंत्री होंगे, ये खबर सामने आ रही है। और श्रम मंत्रालय के तौर पर मनसुख मांडविया है। तो और इसके अलावा देखिए, अमित शाह को गृह मंत्रालय दिया गया है, तो ये इन्होंने अपने पास इसलिए रखा गया है ताकि ये जो अभी तक काम चलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे देखिए प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारे चीजें होती है जो चल रही होती है ऑनगोइंग, उसके बीच में जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद अगर कंटिन्यू वही सरकार आती है तो कोशिश यही की जाती है कि जो काम चल रहा है उस नेता को उसके बारे में डीप नॉलेज होती है कि कहां पर क्या चीजें चल रही थी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, मैं रेलवे मिनिस्ट्री कवर करता हूं, रेलवे मिनिस्ट्री कवर करते हुए मुझे अच्छा खासा समय हो चुका है। अब रेलवे मिनिस्ट्री में क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं मुझे खुद पता है। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए सरकार क्या कर रही है, उसी तरीके से रेल मंत्री क्या कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, वो किस तरह से उसको स्ट्रेंथन करेंगे, कैसे वो टारगेट को अचीव करेंगे, उसमें बहुत बड़ा मंत्री का रोल होता है कि जो लीड करता है एक तरह से पूरे मंत्रालय को। तो यही वो वजह है कि आप देखेंगे ज्यादातर पोर्टफोलियो जो है इसमें जो मंत्री है रिपीट किए गए हैं। और इसका आमिर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आमिर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। तो बता दें आपको कि जो मंत्रालयों का बंटवारा है वो होना शुरू हो चुका है, और धीरे धीरे करके हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कौन से मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो मिला है। जीतन राम मांझी की बात करें तो एमएसएमई विभाग उनके पास में है। तो धीरेन्द्र जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ सहयोगी। देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा था यहाँ पर कि जो मंत्रालयों का बंटवारा है उसमें थोड़ी सी इस बार देरी हो गई है। 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो मंत्रालयों का बंटवारा है वो इतनी देरी से हुआ है, लेकिन आखिरकार तस्वीर साफ हो रही है। और मंत्रालयों के बंटवारों को देखकर तो ये लगता है, जिस तरीके से एमओएस की अगर हम यहाँ पर बात करें कि देखिए पर्यटन मंत्रालय जो है यहाँ पर दिया गया है नितिन गडकरी को, लेकिन उनके अंडर यहाँ पर 2 राज्य मंत्री दे दिए गए हैं। सभी को साधने की कोशिश यहाँ पर कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने की है। धीरेन्द्र जी, देखिए, ज्यादातर तो ये हुआ कि ये जो मोदी 3.0 जिसको हम कह रहे हैं, बिल्कुल, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया गया। सुरेश गोपी को राज्य मंत्री संस्कृति और पर्यटन दिया है, भूपेंद्र यादव के पास वही है, राजनाथ सिंह के पास वही है, उसी तरह से गडकरी के पास वही है। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन ही दिया गया है, अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा को उनके साथ जोड़ा गया है। एस जयशंकर को पहले से ही कहा जा रहा था कि उनके पास विदेश मंत्रालय ही होगा। अमित शाह गृह मंत्रालय में है, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय दिया गया, मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्रालय। यानी अगर आप ये कहें जो नए लोग आए, जो हारे लोग थे, उनसे हटा के कुछ चेंज जरूर उसी में है कि उन लोगों को चूंकि वो हार चुके हैं, नहीं तो ये पूरा का पूरा मंत्रालय वही है। ये कहा जा रहा था, क्योंकि जैसे ही मंत्रियों का चयन हुआ उसी वक्त ये तय हो गया था कि जो माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी अपने उसी एजेंडे पर चलेंगे, ये सरकार उसी का एक्सटेंशन होगी। क्योंकि जो लोग हैं वो ये देख नहीं रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले से ही 100 दिनों का एजेंडा दिया हुआ था
यानी उस पर काम चल रहा था, लिहाजा वो उन्हीं लोगों को दिया हुआ था जो लोग पहले वहां कार्य कर रहे थे। हाँ, श्रीपद नाइक को जरूर ऊर्जा मंत्रालय में रखा गया है राज्य मंत्री के तौर पर। ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह जो है, जिन्होंने पिछली बार बहुत बेहतर काम किया था, गृह सचिव थे, लेकिन वो आरा की लड़ाई में हार गए थे, तो लिहाजा उनकी बजाय मनोहर लाल को दिया गया है ऊर्जा मंत्रालय। हालांकि ये बहुत ही मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो मंत्रालय है जिनमें सबसे ज्यादा जरूरत और आने वाले फ्यूचर की सबसे बड़ी लड़ाई जहां होनी है, क्योंकि क्लीन एनर्जी पर और उस पर आने वाले समय में सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी होगी पावर मिनिस्ट्री में। जिस तरह से हम लोग सौर ऊर्जा और सब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहां उन्होंने उनको दिया जरूर है। R.K. सिंह जिस तरह से उन्होंने बिजली मंत्रालय को इस लेवल पर ले आए थे, तो ये एक चुनौती होगी।